हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। कौटिल्य एकेडमी इंदौर में आप सबका स्वागत है। मैं दर्शित जैन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हमारा, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की, कृषि। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और उसके साथ साथ में अगर आप जैसे देखिए ज्योग्राफी में भी इसका काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी जब आप ज्योग्राफी देखेंगे, क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक है। 2-3 सब्जेक्ट में एक साथ कनेक्टेड टॉपिक, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में कनेक्ट कर जाता है टॉपिक है। ठीक, और उसके साथ साथ करंट के हिसाब से भी आपको इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि करंट बेस्ड आजकल जो डेटा आ रहा है नया एग्जाम में, आपको जो डेटा देखने को मिलेगा वो करंट बेस्ड डेटा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि जो थोड़े से अपडेटेड डेटाज हैं या इस तरीके की टॉपिक्स हैं जो करंट के साथ रिलेट करते हैं सीधे सीधे, उन पर ज्यादा ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक, एग्रीकल्चर हम थोड़ा सा इसको पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर आखिर हम कहते किसे हैं। देखो, यहां पर हम अगर इसे दो पार्ट में डिवाइड करें, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये दो पार्ट बन रहे हैं, एक तो एग्री और दूसरा हो रहा है कल्चर। ठीक है, एक तो एग्री और दूसरा कल्चर। अगर एग्री को अगर मैं एक तरीके से यहां पर लिखता हूं तो यहां पर एग्री को ग्रेन्स, ग्रेन्स आप बोल सकते हैं। ग्रेन्स यानी कि अनाज या अनाज से संबंधित जो भी चीजें वस्तुएं हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। कल्चर एक तरीके की स्टडी होती है, एक तरीके का प्रोसेस है। ठीक है, एक स्टडी प्रोसेस होता है जो कि अलग अलग सिस्टम को, अलग अलग प्रणालियों को समझने में काम में लिया जा सकता है। इसको हम एक तरीके से स्टडी प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि जो फसलें हैं, फसलों का स्टडी प्रोसेस या अध्ययन क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर माना जाएगा। सबसे पहले तो आप इसे समझिएगा कि शब्द जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है हमने। अब इट इज लाइक अ ब्रांच ऑफ फार्मिंग, इट इज लाइक अ ब्रांच ऑफ फार्मिंग। ये फार्मिंग की एक ब्रांच होती है, यानी कि फार्मिंग एक बड़ा सेगमेंट है, उसी का एक पार्ट आपका बन जाता है एग्रीकल्चर। अलग अलग तरीके के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे एपी कल्चर, एवरीकल्चर, ओलेरी कल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स होते हैं। अलग अलग अध्ययन, जैसे एपी कल्चर मधुमक्खी पालन की हम बात कर देते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के कल्चर्स आते जाएंगे। तो उनका हॉर्टिकल्चर जैसे बागवानी हो गया, ठीक है, जो गार्डनिंग वगैरह हम करते हैं, तो ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग कल्चर्स होते हैं। तो उसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसके फैक्ट्स और जो भी इसके जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको हम पहले देखेंगे। ठीक है, उसमें हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले डेटा पॉइंट्स की, किन के डेटा पॉइंट्स किस किस तरीके के। इंडिया इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर अराउंड 55% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, समझिएगा यहां पर लिवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो हमारा 55% पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन जो है उसका एक तरीके से आजीविका का साधन बनता है। 55 क्या, हम इसको इवन और ज्यादा माने, लगभग लगभग कहा जाता है 70% जो आजीविका मानी जाती है वो कृषि से मानी जाती है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से देखें, ब्रेन ड्रेनिंग के अगर लेकर चलें, माइग्रेशन को अगर लेकर चलें, तो इनसे लगातार क्या हो रहा है कि रूरल एरियाज से जो लोगों का मूवमेंट है वो अर्बन एरियाज की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो रूरल से जब कोई आदमी अर्बन में जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो एग्रीकल्चर रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं टूटता है। तो वो टूटता है, उस केस में उसको एक तरीके से हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि ये यहां से आगे इस तरीके से 55% हमने लिया हुआ है डेटा अभी कि 55% तक ही हम इसको लेकर चल रहे हैं कि 55% ये यहां पर काम करता है। ठीक है, हेलो। ठीक, तो यानी कि हम अभी के हिसाब से देखें तो हम 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड मानते हैं यहां पर इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को, ये जो कृषि क्षेत्र है हमारा इसको। ठीक, अकाउंट्स फॉर 45.6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, लगभग लगभग 46% हमारी वर्कफोर्स जो है वो एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में अभी प्रेजेंट में। कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 18% ऑफ द टोटल जीवीए इन 2019-20। अभी भी लगभग इतना का इतना ही है। अभी भी अगर हम बात करें 2022-23 के हिसाब से, 23-24 के हिसाब से, तो यहां पर हमारा लगभग लगभग 18% जीडीपी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 18% वो हमारे प्राइमरी जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, उससे हमें प्राप्त होता है। ठीक,
जो सबसे ज्यादा हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन, वो सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा है, सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा है, यहां पर 18% की हम बात करते हैं। और टोटल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू अगर 2020-21 के हिसाब से अगर हम निकाल के चले तो लगभग 30,000 मिलियन डॉलर, ये लगभग अभी भी इतनी है 33,000 अराउंड के अंदर, ठीक है। अभी अगर हम इन जनरल बात करें तो ये हमारे पास में 33 मिलियन यूएस डॉलर, ये हमारे पास में भी करंट डेटा है। अगर हम 2023-24 को लेकर चले, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है हमारा, जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, तो 33 तक ये पहुंचा हुआ है। बाकी अगर ये जीवी, अगर हम ग्रोस वैल्यू एडिशन अगर हम देख रहे हैं, यानी कि जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जीडीपी कॉन्ट्री हमारा कितना परसेंट है, लगभग 18%, ठीक। सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का आता है। लेकिन अगर वर्कफोर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स जो एसोसिएटेड होती है किसी कंट्री में, या इन केस द कंट्री लाइक इंडिया, तो वहां पर 46% अराउंड जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के साथ में एसोसिएटेड है। यहां पर हम बात करें कि इंडिया जो है वो दुनिया में किस किस तरीके से एग्रीकल्चर या इससे एसोसिएटेड जो भी फील्ड उनमें अपना नंबर रखता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कैटल हर्ड, ठीक है, सबसे बड़ा कैटल हर्ड यानी कि बफेलोस, सबसे बड़ा कैटल हर्ड, जो भैंसों की सबसे ज्यादा संख्या, बफेलोस की सबसे ज्यादा संख्या, कैटल हर्डिंग जो है वो कहां पर है, इंडिया में सबसे ज्यादा है। दूसरा, लार्जेस्ट एरिया प्लांटेड टू व्हीट, राइस एंड कॉटन, एरिया प्लांटेड सबसे ज्यादा जो एरिया हमारे पास अवेलेबल है राइस को लेकर, व्हीट को लेकर और कॉटन को लेकर, इसका एरिया प्लांटेड। हाँ, प्रोड्यूसर हम नहीं है इसके, आप समझिएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की अगर बात की जाए, जैसे राइस के केस में अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेसिकली द राइस, ठीक। उसके साथ साथ जैसे व्हीट में भी उनका नंबर पहले पे है, कॉटन में भी जनरली वो आते हैं अच्छे नंबर पे, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरिया की, जो सबसे बड़ा एरिया है, लार्जेस्ट एरिया, वो व्हीट और राइस और कॉटन के लिए हमारे पास अवेलेबल, यानी कि एरिया ज्यादा है लेकिन उसमें प्लांटेशन या प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है चाइना के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो। चाइना के पास ये थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और धीरे धीरे इंडिया में लगातार अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है इस तरीके से, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन जाए। अभी हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर किस चीज के बोले जाते हैं, हमारे पास मिल्क का प्रोडक्शन, दालों का प्रोडक्शन और मसालों का प्रोडक्शन, ये वर्ल्ड में जनरली सबसे ज्यादा माना जाता है, ठीक। हाँ, हमारे यहाँ होने वाली जो सबसे बड़ी फसल मानी जाती है, सबसे बड़ी फसल वो मानी जाती है राइस, लार्जेस्ट क्रॉप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इंडिया में उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी फसल कौन सी है, तो दैट इज राइस, ठीक है, लार्जेस्ट क्रॉप। और रैंकिंग में बात करें तो हमारी रैंकिंग लगती है राइस प्रोडक्शन में सेकंड, ठीक। और इसी को हम एक एंशिएंट क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, इसी को एंशिएंट क्रॉप या वेद क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। वेदों में या अगर सिविलाइजेशन की बात करें, जैसे इफ यू टॉक अबाउट जैसे कालीबंगन जो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कालीबंगा डायनेस्टी वगैरह अलग अलग तरीके के जो टाइम आए, उनमें सब में अगर किसी फसल के साक्ष्य सबसे ज्यादा मिले तो वो फसल थी राइस, ठीक। उसके बाद इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, टी, फार्म फिश, कॉटन, शुगर केन, व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर, मतलब ये इस तरीके से सारे, इनका सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है। फार्म्ड फिश हो गया, मछली पालन की बात करें, कपास की बात करें, गन्ना या जो गेहूं, चावल, कपास, ठीक, शुगर, चीनी, इनके प्रोडक्शन में, फलों के प्रोडक्शन में, वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में, इनमें हमारी जो रैंक लग रही है दैट इज सेकंड, दूसरे नंबर पर हम इसमें आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड इन द वर्ल्ड, दूसरी सबसे बड़ी एग्रीकल्चर लैंड कंसिस्ट बाय इंडिया, ठीक। उसके बाद हमारी यहाँ की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है 32%, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 32% जो टोटल फूड मार्केट है देश का, उसका एक तरीके से 32% हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आता है, ठीक है। 32% ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर कंट्रीज टोटल फूड मार्केट, जो हमारा कंप्लीट फूड मार्केट है, पूरा खाद्य बाजार है, उसका 32% हमारे पास प्रोसेसिंग, एंड उसमें जो रैंक लग रही है दैट इज फिफ्थ, रैंक फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन,
कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ, इसमें हम 5वें नंबर पर आते हैं। ठीक, द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू रेज फिश प्रोडक्शन टू 20 लाख टन बाय 2024-25। ये बजट के दौरान कही गई थी बात कि 2024-25 तक मछली पालन जो है उसको 220 लाख टन तक कहीं ना मतलब ले जाने की बात कही गई है। ब्लू इकोनॉमी के तहत ये कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी, आजकल आपने वर्ड सुना होगा, ये ब्लू इकोनॉमी काफी ज्यादा प्रचलित वर्ड है, चलता हुआ वर्ड है। ब्लू इकोनॉमी बेसिकली द वाटर इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी यहां पर बोला गया है। जलीय जीव उत्पादन, जो फिशरीज का कल्चर है या एक तरीके से श्रिम्प वगैरह प्रोडक्शन है, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, और 220 लाख टन तक वहां तक लेकर जाना है। ठीक है, तो सी इकोनॉमी या ओशन इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी एक ही तरीके का नाम यहां पर आता है। 3% ग्रोथ इन 2021-22 कंपेयर टू 3.3% इन 2022, 2020 और 21। 2020-21 में 3.3% ग्रोथ थी, और यहां पर जो कंजम्पशन है, जो ग्रोथ है 2021-22 में 3% ग्रोथ इन 2021-22। ठीक, और अभी भी ग्रोथ लगभग हमारी बहुत ज्यादा ही है, इंक्रीजिंग ग्रोथ ही है। अगर हम यहाँ 2021-22 की बात करें 3%, लेकिन ये ग्रोथ जो है अभी इंडियन एग्रीकल्चर की, ये और ज्यादा थोड़ी सी बड़ी है। अगर हम 2023-24 को लेते हैं, 2023-24, ये और ज्यादा हमें नंबर मिल सकता है। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज आल्सो रैपिडली एमर्ज्ड एज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत तेजी से हम जितने भी हमारे कृषि उत्पाद है, उन उत्पादों का जो एक तरीके से एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। हम उसको बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रीच्ड एट ऑल टाइम हाई एट 50.2 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, उसके साथ साथ में जैसे जो हमारे पास में स्टेट्स हैं जिनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पर 2021-22 से अभी के हिसाब से अगर अभी हम बात करें तो वो किस किस तरीके से, राइस सबसे बड़ा स्टेट दैट इज वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, फिर पंजाब। दूसरे नंबर पे गेहूं की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। कर्नाटका मेज, मक्का के अंदर सबसे पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। पल्सेस, दालें, एमपी पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे पे और राजस्थान तीसरे पे। ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन, यहां पर मेनली बात होती है जिससे सरसों की। ठीक है, सरसों जो है उसको हम यहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ऑयल सीड्स में। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। शुगर केन यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। कॉटन गुजरात प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। और जूट और ये जो मेस्ता, जूट वगैरह जनरली जो रस्सी वगैरह जो बनती है दैट इज वेस्ट बंगाल, असम और बिहार। ठीक है, ये एक जनरल प्रोडक्शन इनका, ठीक, क्रॉप्स का, तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी रैंकिंग पूछ ली जाती है। तो 3 रैंक तक हम इनकी रैंकिंग देख रहे हैं। तो 3 स्टेट की रैंकिंग जब कभी भी आप भी देखें तो 3 स्टेट्स की रैंकिंग आपको देखनी है। ठीक, इसके अलावा इससे रिलेटेड जो हमारे पास में एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड जो हमारे पास में इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो एक ग्रोथ वैल्यू है या किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं, मार्केट साइज उनका कितना है, उसको देखते हैं। FY18 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में 283.68 बिलियन यूएस डॉलर जो था वो FY22 में बढ़कर 476.49 हो गया, और अभी 520 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हमारे पास में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है अगर FY24 की बात करें तो। ठीक है, 520 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर। ठीक, सेक्टर कंपोजिशन किस तरीके का है कि हमारे यहां पर जो गेहूं है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किस क्रॉप में अगर हम बात करें तो रबी में, रबी की फसल की अगर हम बात करें, रबी एरिया की अगर हम बात करें तो व्हीट प्रोडक्शन हमारे पास में सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास में पल्सेस, फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास में ऑयल सीड्स, फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में कोर्स सीरियल्स, ठीक है, मोटे अनाज, और फिर इन जनरल केस में राइस। 2021-22 के हिसाब से सोन कितनी इनकी कटाई हुई है, बड़ी फसल चावल है, लेकिन जो एक तरीके से उत्पादन या कटाई वगैरह जो इनकी सोनिंग होती है वो गेहूं सबसे पहले नंबर पर। लेकिन अगर खारिफ में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो खारिफ की फसल के अंदर यहाँ पर 41-42%, तो 42% यहाँ पर हो गया चावल, और उसके अलावा
4%, 3.5% यहाँ पर, तो लगभग लगभग 45% के समथिंग टोटल जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो राइस की निकल कर आ रही है। इसलिए हम राइस को सबसे बड़ी फसल यहाँ पर बोल रहे हैं। तो खरीफ एरिया के अंदर, खरीफ क्रॉप में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली क्रॉप। एक तो हम राबी की बात करते हैं, दूसरा खारिफ सीजन, खरीफ की फसल, और तीसरा जायद। ठीक है, जायद। इसी में जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, ये किस में चले जाते हैं, ये कैश क्रॉप का एक टाइप बन जाएंगे, कैश क्रॉप। और वहीं अगर राइस, पल्सेस, कोर्स सीरियल, ऑयल सीड्स वगैरह ये हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रेन क्रॉप्स। ठीक है, ये क्या बोले जाएंगे, ग्रेन क्रॉप्स। ग्रेन क्रॉप्स। ठीक, राबी, खरीफ और जायद 3 टाइप से ही है। अगर शुगर केन, कॉटन वगैरह इनकी बात करते हैं तो दीज आर इन कैश क्रॉप में काउंट होंगे, बाकी इनको ग्रेन क्रॉप्स के अंदर हम लेंगे। ठीक, तो दिस इज द सेक्टर कंपोजिशन, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन है हमारे पास में गेहूं का, सबसे ज्यादा उत्पादन है हमारे पास में चावल का, पहले नंबर पे फर्स्ट, और सेकंड हमारे पास में आता है गेहूं का। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। 45% अराउंड हमारे पास में राइस प्रोडक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके बाद एक्सपोर्ट हमारा यहां से कितना हो रहा था, टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू भी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट वैल्यू है FY23 34 मिलियन US डॉलर। इवन इसको हमने थोड़ा सा और बढ़ाया है भी। ठीक है, ये लगभग लगभग 40 मिलियन US डॉलर तक ये पहुंच चुका है, 40 मिलियन US डॉलर। $40 मिलियन। ठीक, और उसके अलावा जो सेक्टर्स हैं इनसे रिलेटेड, इसमें भी हमारे पास में, इन सेक्टर्स में भी सबसे ज्यादा जो हो रहा है एक्सपोर्ट, वो किसका हो रहा है, राइस का ही एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है। चावल का एक्सपोर्ट हमारे पास सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा। ठीक है, लगभग लगभग 7%। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं मसालों की, लगभग लगभग 5.5-6%। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मरीन प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट हमारे पास में 6%, और मसाले हमारे पास में 3%। ठीक, बफेलो मीट 2.13%, और शुगर 3.21%। ये, और उसके अलावा रॉ कॉटन वगैरह इंक्लूडिंग जो बाकी और दूसरी चीजें हो गई, उसको हमने इन पे 1% के लगभग इसमें काउंट कर लिया। ठीक, तो इट इंक्लूड द एग्रीकल्चर एंड अप्लाइड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2022। ठीक है, 2022 तक के डेटा ये हम यहाँ पर देखकर चल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर की लगातार जो ग्रोथ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की, वो लगातार बढ़ रही है इंडिया में, कम नहीं हो रही है। कुछ यहां पर कम है FY23 में, लेकिन FY24 में दोबारा वापस ऊपर गई है, दोबारा वापस से इसको हमने बढ़ाया है। इंडिया डेयरी सेक्टर न्यूज में क्यों है? द सेंटर हैज रिपोर्टेडली बीन कंसिडरिंग इंपोर्ट ऑफ बटर एंड घी एज द कंट्री इज फेसिंग विद अ मिल्क शॉर्टेज। हमारे पास अभी अगर हम बात करें मिल्क के प्रोडक्शन की, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क ओनली, प्रोडक्ट नहीं, मिल्क। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, लेकिन कंजम्पशन हमारे पास मिल्क का बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से हमारे पास में जो घी है या बटर है, इनका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम है, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम हो पा रहा है। दूध का कंजम्पशन, रॉ मिल्क जो उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि इंपोर्ट पॉलिसी लेकर आए दूध के प्रोडक्ट को लेकर, मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर। बेसिकली जैसे बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क वर्ल्ड में सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स का। ठीक है, डेनमार्क हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ये बड़े सप्लायर माने जाते हैं मिल्क प्रोडक्ट के केस में। तो इन्हीं देशों से हम यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से, इनसे बेसिकली हमारी एक इंपोर्ट को लेकर, मिल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी डील्स चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर दूध का कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से हम मिल्क प्रोडक्ट को इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उस केस में। ठीक, What is the significance of milk and dairy products? Milk and milk products are rich in protein. बिल्कुल ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन इन जनरल माना जाता है रिच प्रोटीन, वो दूध या दूध से बने जो भी उत्पाद होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, की सोर्स ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल, विटामिन, प्रोटीन, लार्ज वेजिटेरियन पॉपुलेशन इन इंडिया।
दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं शाकाहार जनसंख्या, वेजिटेरियन पॉपुलेशन अगर मानी जाती है तो दैट इज इन इंडिया। ठीक, सबसे ज्यादा। और सबसे कम अगर वेजिटेरियन अगर ग्लोबली देखे जाते हैं तो दैट इज इन रशिया। तो हमारे यहाँ पर दूध का कंजम्पशन इस वजह से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी एक वेजिटेरियन पॉपुलेशन। डेयरी इंडस्ट्री स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी, बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है, ग्रामीणों से, किसानों से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है दूध, तो इसलिए रूरल इकोनॉमी को भी बूस्टअप करने में दूध को काफी इंपोर्टेंसी यहां पर दी गई है। ठीक, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, बिल्कुल अभी हम तो बात कर ही रहे थे, एंड पोटेंशियल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे कि ये अगर महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण के केस में जैसे इफी से अमूल, ये एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एम्प्लॉयर माना जाता है महिलाओं को रोजगार देने, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इन डेयरी इंडस्ट्री, इन मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, अमूल। वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन का नाम क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक, the private dairy sector has surpassed the combined capacity of the dairy cooperatives and government dairies in the past 20 years. Annual report of Ministry of Animal Husbandry and Dairying, यानी कि जो प्राइवेट डेयरी सेक्टर है वो कहीं ज्यादा ऊपर निकल चुका है किससे? कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट डेयरीज के। अगर दोनों को, अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो प्राइवेट डेयरी सेक्टर जो है वो लगातार इंक्रीज हुआ है, लगातार बढ़ा है और बहुत ऊपर निकल चुका है, बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। इसलिए प्राइवेट डेयरी सेक्टर को काफी ज्यादा भी प्रमोशन दिया भी जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट प्राइवेट ऐसे वेंडर्स हैं या एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर हैं, डेयरी ओनर्स हैं, जिनको इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर वो लोग मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिल्क का भी, उसके साथ साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स का भी। ठीक, व्हाट आर द चैलेंजेस इन डेयरी सेक्टर? कोविड-19 एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। ये जब तक था तब तक हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था या किसी भी तरीके का, तीनों ही सेक्टर की अगर हम जनरली बात करते थे, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, तीनों ही डाउन थे, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। लंपी डिजीज, जो कि गाय, जो काऊ वगैरह हैं या भैंस हैं, उनके अंदर ये लंपी डिजीज बहुत ज्यादा देखने को मिला था। कैटल्स के अंदर बहुत ज्यादा हुआ था कि 1.9 लाख कैटल विच हैज मेड कैपिटल लॉसेस फॉर द डेयरी फार्मर्स, जो लगभग डेथ 2 लाख पशुओं की डेथ हुई थी लंपी डिजीज के कारण। ठीक है, स्किन पर जो धब्बे हो जाना, गड्ढे हो जाना, दैट इज द लंपी डिजीज। ठीक है, लंपी वायरस जो गायों के अंदर देखने को मिला था लास्ट ईयर, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में था। ठीक है, तो गायों के छेद हो जाना, गड्ढे हो जाना स्किन पे, बहुत एक गलत बीमारी ये हुई थी। उसके अलावा फोडर इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू आईसीआर साइंटिस्ट, फोडर एंड फीड अकाउंट 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मिल्क, यानी कि जितना आपके पास में मिल्क का टोटल जो आपके पास में आ रहा है उसका 70% जो आपका एक इन्वेस्टमेंट जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट किसमें जा रहा है? फॉडर, यानी कि जितना ज्यादा चारा उत्पादन होगा, चारा खाया जाएगा तो जाके आपको मिल्क मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि जितना हम उससे कमा रहे हैं, तो 70% इन्फ्लेटरी जो हमारा अमाउंट है वो तो सिर्फ किस में लग रहा है? चारे में। ठीक है, वो तो चारे में चला जाता है। तो यहां पर आपके पास में एट लास्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिट इन केस बचता नहीं है। फिर fodder inflation at 30% has been a critical factor for soaring milk prices. ठीक, according to ICR scientists, fodder and feed account for 70% of the cost of the milk. Fodder inflation 30% पे has been a critical factor for scaring milk prices, soaring milk prices. जितनी ज्यादा मिल्क प्राइसेस बढ़ रही हैं, कई बार सोचने में आता है कि दूध की कीमतों के बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण माने जा सकते हैं, तो उसमें एक कारण माना जाता है फॉडर इन्फ्लेशन, यानी कि चारे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होना, चारे की कीमतें लगातार बढ़ना। अगर चारे की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है जो किसान है उसको कहीं ना कहीं जो उसका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ेगी। कॉस्टिंग बढ़ेगी तो वो मिल्क के प्राइस को भी क्या करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा, मिल्क प्राइसेस भी वहां पर इंक्रीज किए जाएंगे। ठीक, इसके अलावा मिल्क शॉर्टेज, डेयरी प्रोडक्ट डिमांड इज ग्रोइंग रैपिडली with rising population, income, urbanization and changing diets.
जो भी लगातार लोगों की डाइट्स चेंज होना, अर्बनाइजेशन होना, या पॉपुलेशन जो बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ना, ये सब एक तरीके से क्या कर सकते हैं, मिल्क के शॉर्टेज को प्रमोट करते हैं। दूध की कमी होना शुरू होती है क्योंकि डिमांड बढ़ गई। आप समझिए, डिमांड अगर इंक्रीज हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की तो ऑटोमेटिकली उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है मार्केट में। तो मिल्क भी कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन सप्लाई चेन इन द कैपिटल इन्वेस्टिव बिजनेस। इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कोई बहुत बड़े लेवल पर इतना नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहां पर जरूरत इन्वेस्टमेंट की काफी ज्यादा रहती है। कोऑपरेटिव, they regularized dairying, but due to a variety of factors their success is not gone beyond Gujarat and Karnataka. मैक्सिमम जितने भी मिल्क बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं वो या तो गुजरात में बनी है या कर्नाटका में बनी है, या साउथ के स्टेट्स में भी हम बात कर सकते हैं, साउथ के स्टेट्स में भी बनी है। ठीक, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, यहाँ पर जनरली चलता है इस तरीके का। महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ है, गुजरात में तो गुजरात इज अ हब, तो यहां पर ही कोऑपरेटिव्स का बनना, यानी कि जो दूसरे और राज्य थे उन दूसरे राज्यों के अंदर कोऑपरेटिव्स इतने बड़े लेवल पे ग्रो नहीं कर पाया, जिसकी अभी काफी ज्यादा जरूरत लगती है कि अगर ये कोऑपरेटिव जितना ज्यादा ग्रो करेगा उतना ज्यादा हम लोग आगे प्रोडक्शन को जो है उसको बढ़ा सकते हैं, दूध का जो उत्पादन उसको बढ़ा सकते हैं। इंडियाज डेयरी सेक्टर अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव स्टैंडर्ड डेटाबेस, ठीक है, एफएओ स्टेट, इंडिया इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादित होता है। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बेस्ड या मिल्क, और टोटल कंट्रीब्यूटिंग 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि वर्ल्ड का 24% जो प्रोडक्शन है दूध का वो इंडिया में होता है। 24% एक बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा हमारे पास ही है। यहां पर सबसे बड़े राज्यों की अगर बात की जाए दूध के उत्पादन में, तो सबसे बड़ा राज्य दूध उत्पादन में आता है राजस्थान, ठीक है, लगभग 15%, उत्तर प्रदेश ये भी लगभग 15% के समथिंग, और फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश लगभग 8.5% मिल्क का प्रोडक्शन यहां पर होता है। लेकिन आप देखिए इन तीन राज्यों के अंदर कभी भी मिल्क कोऑपरेटिव को संचालित नहीं किया गया क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन था और ये प्रोडक्शन अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई हुआ। तो जरूरत कहां पड़ी, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों के अंदर काफी ज्यादा जरूरत थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। इसलिए वर्गीस कुरियन का नाम, या अगर हम बात करते हैं जैसे अमूल, जो एक बहुत बड़ा आज की डेट में बहुत बड़ा ब्रांड है दूध को लेकर, तो वो यहाँ गुजरात तक ही और कर्नाटक तक ही सीमित रह गए, बहुत बड़े लेवल पे है, कंट्री लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, लेकिन अल्टीमेटली मेन जो कहने में आएगा वो कहने में आएगा कि नहीं ये जो प्रोडक्ट है वो गुजरात का ही प्रोडक्ट है। ठीक, इंडियन डेयरी सेक्टर हैज एन एनुअल ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 5 to 6%, लगभग 5 से 6% डेयरी सेक्टर हमारा हर साल जंप लेता ही लेता है, बढ़ता ही बढ़ता है। इन 2022 देयर वाज अ 39% जंप इन एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। 39% जंप, सबसे बड़ा जंप माना गया था 2022 में। 39% जो मिल्क प्रोडक्ट थे उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। मिल्क हैज वेटेज ऑफ 6.6% इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स and spike could have reasonable implication on headline inflation। ठीक है, कितना वेटेज, 6.6% हमारा सीपीआई में वेटेज यहां पर आता है। सीपीआई के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं 6.6% वेटेज है सीपीआई के अंदर। ठीक, और एनी स्पाइक कुड हैव अ रीजनेबल इंप्लीकेशन ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक, अगर यहां पर अगर प्राइसेस बढ़ाई भी जाती हैं तो इन्फ्लेशन में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक तरीके से एक्सपोर्ट है वो भी इसमें अच्छा खासा बढ़ रहा है। 39% तक यहां पर एक्सपोर्ट है। ये एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हमारा जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, बांग्लादेश को, यूएई, बहरीन, मलेशिया, सऊदी अरेबिया और कतर। जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं, बेसिकली जो बड़े मुस्लिम नेशंस हैं जहां पर दूध का उत्पादन इतना नहीं है लेकिन दूध की खपत बहुत ज्यादा है। मिल्क की खपत मुस्लिम नेशंस में कई बार आपने देखा होगा ज्यादा देखने को मिलती है। तो इन देशों में ये दूध का उत्पादन ज्यादा है। ज्यादा एक ऐसा एनवायरमेंट होना, पानी की कमी होना, चारा नहीं होना, ठीक है, रेगिस्तान होना, डेजर्टिफिकेशन होना। तो उस डेजर्टिफिकेशन के कारण चारा नहीं बनेगा। चारा नहीं बनेगा तो आप पशुओं को कुछ इस तरीके से फीडिंग करवा नहीं सकते, कुछ खिला नहीं सकते। तो ऐसे में आपके पास दूध का उत्पादन भी वहां पर एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। इसलिए इन कंट्रीज को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जनरली करते हैं। ठीक, उसके अलावा व्हाट एफर्ट्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द डेयरी सेक्टर।
यहाँ पर डेयरी सेक्टर को इम्प्रोवाइज करने के लिए सरकार ने जो अलग अलग तरीके के एक्शंस लिए हुए हैं वो क्या क्या है, जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी, इट इज मॉनिटरिंग द सप्लाई डिमांड गैप इन डेयरी प्रोडक्ट्स along with the central government। एनडीडीबी जो N2DB भी जनरली कई बार बोल दिया जाता है, लिखा हुआ मिल जाता है N2DB, ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी N2DB ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एनडीडीबी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ऑपरेशन फ्लड 1970 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 1970 में इन्होंने कंसेप्ट शुरू किया और ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो कंसेप्ट शुरू किया गया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड। इट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ मिल्क डेफिशिएंट इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इस ऑपरेशन फ्लड के कारण इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क उत्पादक देश भी बन गया, ठीक है। एक समय जब 1965 से 1970 की बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन, जब इनकी बात आती है सामने तो यहां पर देखने को मिलता है कि जिन जिन चीजों का प्रोडक्शन हमारे पास में कम था, जिन जिन उत्पादों का प्रोडक्शन हमारे पास में कम था, उन उत्पादों का प्रोडक्शन यहां पर इस समय बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे उनके द्वारा ये सारे अचीवमेंट्स किए गए थे। दैट इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाज द आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो था इसको डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने शुरू किया, ठीक। उसके अलावा हमने जो शुरू किया दैट इज आरजीएम वाज राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इट एम्स टू जेनेटिकली इंप्रूव द कैटल पॉपुलेशन एंड प्रमोट एंड कंजर्व इंडिजीनियस कैटल ब्रीड। यानी कि ऐसे जो कैटल जो जनरली दुधारू पशु माने जाते हैं, तो दुधारू पशुओं की ब्रीडिंग करवा के उनकी जनसंख्या को बढ़ावा देना, पशुओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े, दुधारू पशुओं की संख्या को ज्यादा बढ़ावा देना, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग। और ऐसे जो इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स हैं जो थोड़े से एक तरीके से माने जा सकते हैं कि कम है, जिनकी संख्या कम है लेकिन एक अच्छे लेवल पे इंडिजीनियस हमारे खुद के यहीं पर अवेलेबल है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, ठीक है। जो ब्रीड दूसरे देशों में नहीं पाई जाती लेकिन उनका जो मिल्क एक तरीके से डिलीवरी है वो काफी अच्छी है। जो गाय जो भैंस की प्रजातियां जिनकी मिल्क डिलीवरी अच्छी मानी जाती है हमारे यहाँ पर, तो उनको हमने यहाँ पर प्रमोट करने के लिए कि भाई उनके कंजर्वेशन की हमारी एक जिम्मेदारी रहनी चाहिए। उसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, ये इस तरीके की कुछ स्कीम्स हैं जो हमने डेयरी प्रोडक्शन को इम्प्रोवाइज करने के लिए, डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रखी हुई हैं, ठीक। इन सारे प्रोग्राम्स को इन जनरल केस में नाबार्ड जो है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन प्रोग्राम्स को कैरी आउट करने का काम करता है, यानी कि रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो डेयरी सेक्टर हो गया, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, रूरल सेक्टर हो गया, इनमें फाइनेंसिंग से लेकर रेगुलेशन से लेकर जो मेन अथॉरिटी मानी जाती है दैट इज नाबार्ड, ठीक। एनडीडीबी के बारे में यहां पर बोला जा रहा है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में बना, स्टैच्यूटरी बॉडी है 1987 एक्ट के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके लिए उसकी ओनरशिप में ये बोला गया है, ठीक। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। NDDB's effort make dairying a viable and profitable economic activity while addressing the country's need for self-sufficiency in milk production। यानी कि मिल्क के उत्पादन में, दूध उत्पादन में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाना, उसके साथ साथ एक प्रॉफिटेबल इकोनॉमी को जनरेट करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर एनडीबी की बात, नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड में यहां पर बोला जा रहा है नाबार्ड की जो स्थापना है वो हुई है 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स यहां पर दिए गए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ में रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एआरडीसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक इंस्टीट्यूट ओपन करवाया, एक इंस्टीट्यूट ओपन हुआ जिसको नाम दिया गया नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्यालय बेसिकली मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए अगर कोई स्पॉन्सर अथॉरिटी अगर इंडिया में बना हुआ है, कोई मॉनेटरी अथॉरिटी अगर इंडिया में बना हुआ है तो दैट इज नाबार्ड। प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, जो फंड इनके द्वारा चलते हैं या जो प्रोग्राम ये चलाते हैं दैट इज वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल इनोवेशन फंड, R&D फंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड, ठीक है, MEDP माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, लिवलीहुड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम,
स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ वुमेन एसएचजी और रीफाइनेंस सपोर्ट टू द बैंक्स, ये एक तरीके के मुख्य काम माने जाते हैं नाबार्ड के। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंड्स है, जैसे कि अगर हम बात करें LTIF, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, कृषि क्षेत्र में जब कभी भी हम बात करेंगे नाबार्ड की तो कुछ फंड्स के नाम आएंगे, जैसे LTIF लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, के अलावा RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके अलावा FSCIDF फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मछली एवं जलीय जीव उत्पादन अवसंरचना विकास निधि, ठीक है, FSCIDF फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उसके अलावा AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो उसमें ये जो AHIDF है, ये मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया गया। नया फंड है, 2017-18 में इसको शुरू किया गया, ठीक है। लगभग 10,000 करोड़ का इसके अंदर तब इन्वेस्टमेंट किया गया था, बड़ा फंड है अच्छा खासा, ठीक। तो जितनी भी फाइनेंसिंग का काम होगा, स्पॉन्सरशिप का काम होगा, वो सारा स्पॉन्सर कौन करेगा? नाबार्ड स्पॉन्सर करेगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी रेगुलेशन हो, कुछ भी स्पॉन्सरिंग हो, सारी स्पॉन्सरिंग नाबार्ड के द्वारा की जाती है। और ये बैंकों को, कौन से बैंक, जैसे अगर हम बात कर लें यहां पर, करेगा सारे बैंकों को, लेकिन आरआरबीज को सबसे ज्यादा प्रमोट करने का काम करेगा। आरआरबी दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनको काफी ज्यादा प्रमोट करने का काम करता है, ठीक। इसके बाद अब हम दूसरे सेगमेंट पर आते हैं, दैट इज पोल्ट्री। तो यहां पर पोल्ट्री को लेकर बात करते हैं थोड़ी सी। Despite the rapid improvement of India's poultry sector, there is a need for actions from the government and the industry, ठीक है। पोल्ट्री फार्म की अगर हम बात करें तो as per the 20th livestock census, the total poultry population in India is 851.81 million in 2019। 2019 की अगर पोल्ट्री पॉपुलेशन को अगर देखें, पोल्ट्री सेंसस को अगर देखें, तो 851.81 मिलियन ये हमारे पास में टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन अभी हाल ही में हम देखकर चलते हैं। इन 6 years एंडिंग 2020-21 द लाइवस्टॉक सेक्टर रजिस्टर्ड एन 8% ऑफ CAGR, ठीक है। जो हमारा CAGR यहां पर बढ़ा है वो 8% CAGR यहां पर इंक्रीज हुआ है, ठीक। 2020-21 के अंदर 8% बढ़ के कितने तक पहुंच गया? 35 बिलियन तक। जो अमाउंट है टोटल, अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ रेट, ठीक है, जो कैटल ग्रोथ रेट है, कैटल अकाउंटिंग ग्रोथ रेट, तो उस कैटल अकाउंटिंग ग्रोथ रेट में ये अमाउंट हम यहां पर $35 मिलियन तक लेकर जा चुके हैं। तमिलनाडु होस्ट्स द मेजर पोल्ट्री पॉपुलेशन इन इंडिया, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पोल्ट्री पॉपुलेशन जो है वो तमिलनाडु के अंदर है देश की। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। कमर्शियल पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर अ मेजर शेयर इन द टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन कंपेयर टू द बैकयार्ड पोल्ट्री। दो टाइप की पोल्ट्री होती है, एक तो कमर्शियल पोल्ट्री और दूसरी बैकयार्ड पोल्ट्री। तो सबसे ज्यादा जो अगर किसी से फायदा है तो वो है कमर्शियल पोल्ट्री से। बैकयार्ड पोल्ट्री एक तरीके से खेती होना, या अगर जैसे मान लीजिए अगर इसमें अगर पोल्ट्री प्रोडक्शन हो गया तो ठीक है, हैन वगैरह प्रोडक्शन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इतना कोई बहुत बड़े स्केल पे इसको किया नहीं जाता। जो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है दैट इज इन द कमर्शियल पोल्ट्री, ठीक। और इसमें जो हम देख रहे हैं कि जैसे हम ये 2-3 स्टेट्स की, जैसे सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र, ठीक। और इधर अगर हम इसकी बात करें कमर्शियल पोल्ट्री की, तो वो हमारे पास 534.74 ये हमारे पास में भी ग्रोथ है मिलियन 2019 के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो। वहीं अगर बैकयार्ड का देखें तो 371 ये हमारे पास में निकल गया, तो टोटल 851। तो लगातार पोल्ट्री में ग्रोथ देखी जा रही है, यहाँ पे पोल्ट्री जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। चैलेंजेस क्या है? वो चैलेंजेस हमारे सामने, stakeholder in the feed market face several challenges like uncertainty of feed availability,
अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस, जो एक तरीके से फीड अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, वो अवेलेबल नहीं है कि आप दाना किस तरीके का डालेंगे, क्या क्या खिलाया जाए क्या नहीं खिलाया जाए, उस अफोर्डेबिलिटी, सस्ता होना महंगा होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक्सेस, अवेलेबिलिटी, मिलना, कि वो चीज आपके पास में अवेलेबल है या नहीं है, उसका एक्सेस आपके पास में है या नहीं है। अच्छा मिल भी रहा है तो किस पर्टिकुलर व्यक्ति में, किस सेगमेंट में, किस सेक्टर में मिल रहा है, सबको मिला या नहीं मिला, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एस फीड कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो है वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट वो बढ़ेगी, ठीक है। तो फीड प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, इनके इंक्रीज होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं और दूसरे कंज्यूमर तक पहुंचने वाली, वो कंज्यूमर प्राइसेस भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर तक प्राइस भी क्या होती रहेगी, वो भी इंक्रीज होती रहेगी, वो भी बढ़ती रहेगी। द रोल ऑफ पोल्ट्री कम्स इनटू शार्पर फोकस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंट्रीज सीरियस न्यूट्रिशन चैलेंज। शार्पर फोकस, द रोल ऑफ पोल्ट्री कम्स इनटू द शार्पर फोकस इन कंटेक्ट, कंट्री का, हमारे देश में जो एक न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा दिक्कत है उसको इरेडिकेट करने के लिए पोल्ट्री एक प्रोडक्शन वगैरह और ये थोड़ा सा बढ़ावा देने की यहाँ पर बात कही गई है, ठीक। उसके अलावा एडिकेट फीड सप्लाई, इकोनॉमिकल रेट्स पे जो है सप्लाई हमारी होती रहे, बिल्कुल एकदम आसान दरों पर लोगों को अवेलेबिलिटी हो जाए पोल्ट्री जो भी प्रोडक्ट्स उन सबकी, ठीक। कैन बी अचीव्ड बाय द ट्विनिंग टू द ट्रेड पॉलिसी, तो ये जो ट्रेड पॉलिसी इसको ट्विक करके, ट्रेड पॉलिसी को थोड़ा सा चेंजेस करके बार बार इसमें लगातार अपडेशन किए जाएं, ट्विक्स किए जाएं, तो उनसे हमारा ये जो एक तरीके से प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है, पोल्ट्री प्रोडक्शन को हम यहाँ पर इंप्रोवाइज कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ सोयाबीन, इंपोर्ट ऑफ सोयाबीन यहाँ पर एज पार्शियल रिप्लेसमेंट फॉर सोया ऑयल वी कैन इंपोर्ट द बेसिक रॉ मटेरियल सोयाबीन इटसेल्फ, ठीक है। जो सोया ऑयल का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना एक बहुत बड़ा एक आसान एक कंसेप्ट हो सकता है, सरकार जो कर सकती है कि सोयाबीन का इंपोर्ट अगर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, तो इससे सोयाबीन का जो ऑयल है, सोया ऑयल, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सकता है। इंपोर्ट ऑफ सोयाबीन will deliver multiple economic benefits including utilization of ideal processing capacity in the solvent extraction even while augmentation oil availability for consumer and feed availability for poultry, ठीक है। पोल्ट्री से लेकर कंजम्पशन कंज्यूमर्स तक जो एक तरीके से सबसे कॉमन चीज मानी जाती है दैट इज द ये जो सोया ऑयल है इसका प्रोडक्शन, तो सोया ऑयल के प्रोडक्शन से ये दोनों प्रॉब्लम इरेडिकेट हो सकती हैं, ठीक। उसके अलावा जो ड्राइड डिस्टिलाइजर्स ग्रेन है, ठीक है, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स जितने भी हैं, सूखे अनाज, इज द रेजिड्यू ग्रेन दैट रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रेडिशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम कोर्न और मेज। इससे अगर आपने जनरली जो एथेनॉल है वो निकाल लिया, जैसे कोर्न से, मेज से, जितने भी इस तरीके के चावल वगैरह हो गए, इनसे आपने क्या किया, एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है वो कर लिया, शुगर वगैरह हो गया, एथेनॉल निकाल लिया, उसके बाद जो आपके पास रेजिड्यू बन गया, उस रेजिड्यू को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं और वो भी पोल्ट्री के अंदर एज अ फीडिंग प्रोडक्ट उसे यूज किया जा सकता है। इंपोर्ट ऑफ डीडीजी शुड बी अलाउड एज इट विल इंसुलेट द पोल्ट्री सेक्टर फ्रॉम अनड्यू प्राइस वोलेटिलिटी इन मेज। अभी जो हम बात कर रहे थे कि लगातार अगर जैसे मान लीजिए मक्का की या सोयाबीन या किसी भी तरीके का दाना, ज्वार वगैरह किसी भी का दाना, अगर उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो उसको ये रिप्लेस कर सकता है, उसे बहुत इजीली ये जो रेजिड्यू बचा हुआ है, ड्राइड डिस्टिलर्स जो ग्रेन्स हैं, ये जो बचे हुए ग्रेन्स हैं, रेजिड्यू ग्रेन्स हैं, ये उसको इजीली कवर अप कर सकते हैं और प्रोडक्शन वहां से भी बढ़ाया जा सकता है, फीड अवेलेबिलिटी वहां से भी कवर अप की जा सकती है, ठीक। इंडस्ट्री क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब पार्टनरशिप करना, पार्टनरिंग विद द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज विल हेल्प अचीव स्केल इकोनॉमीज, ठीक है। जो भी जितने भी फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में पार्टनरशिप करके भी इसे बढ़ाया जा सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, डिलीवरी बेस्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड। डिलीवरी बेस्ड यानी कि जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड जो इस तरीके के मार्केट में जो भी बॉन्ड्स वगैरह पेपर की अगर हम बात कर लें, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लें, तो उनको भी इंप्रोवाइज करके हम यहाँ पर ये प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इससे फाइनेंसिंग इंप्रूव हो जाएगी, इससे ऑटोमेटिकली क्या फर्क पड़ेगा, फाइनेंसिंग पे फर्क पड़ेगा, फाइनेंसिंग इंप्रोवाइज हो जाती है, इससे फाइनेंसिंग बढ़ जाती है। R&D को बढ़ावा देना, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर हम बढ़ावा, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर इस सेगमेंट में हो
तो वो भी पोल्ट्री को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, उसके अलावा a strong government industry research interface is called to bring a global best practices to India to ensure food safety and food hygiene and animal care। फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन और एनिमल केयर को बढ़ावा देने के लिए हमें यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D को बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत अभी वर्तमान में देखी जाती है। ठीक, ओपन सोर्स सीड मूवमेंट, ओपन सोर्स सीड मूवमेंट हाल ही में ये भी क्यों न्यूज में था। पब्लिक सेक्टर ब्रीडिंग हैज डिक्लाइंड, ठीक, एंड प्राइवेट सेक्टर हैज बिगन टू डोमिनेट द सीड सेक्टर। जो सीड्स हैं, जो बीज हैं फसलों के, उनमें भी प्राइवेट सेक्टर की जो ब्रीडिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है और पब्लिक सेक्टर है जो वो डिक्लिनेशन पे है, वो कमजोर यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। अब क्या क्या इश्यूज यहाँ पर जो किसान उनके द्वारा फेस किए जा रहे हैं इसमें, एक तो जेनेटिक रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर वाज लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर विच सीड मोस्टली मेड अवेलेबल एज हाइब्रिड्स और प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग आईपीआर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपने अगर किसी चीज का आईपीआर ले लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो उस पर्टिकुलर वस्तु का प्रोडक्शन नहीं कर पाता या उन पर्टिकुलर सीड्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक, दूसरा आईपीआर की बात, दैट इज पीबीआर, प्लांट ब्रीडर्स राइट्स। जितने भी फार्मर्स राइट्स वर लिमिटेड while rights holders could demand royalty on seeds and legally enforce PBR। यानी कि जो ब्रीडिंग करने के लिए या जो नए सीड बनाने के लिए अगर किसान कभी उन सीड्स को चाहे या उनकी ब्रीडिंग करना चाहे तो उसके लिए उन्हें जो होल्डर है, कौन, राइट होल्डर, किसका राइट होल्डर, ये प्लांट ब्रीडर्स राइट्स, जिनके पास में पीबीआर जिनके पास में भी है, इनसे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी और वो उस चीज के बदले में हमसे रॉयल्टी डिमांड करेंगे, यानी कि पार्टनरशिप डिमांड करेंगे। जितनी पार्टनरशिप डिमांड करेंगे उतना ज्यादा हमारा वहां से या किसान का वहां से लॉस निकल के देखा जाएगा। एक्सक्लूसिव राइट्स, फार्मर्स हैवंट सॉट एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर सीड्स एंड जर्म प्लाज्मा टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इनोवेटिंग द सीड्स। जब तक किसान के पास में वो राइट्स नहीं आएंगे, एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं आएंगे, तब तक वो किसी भी तरह से उन्हें बचाव करने के लिए या उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कोशिश कर पाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक, अब इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स हैं, जो PPPAFR एक्ट 2001 के तहत बोला गया कि प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑफ द वेराइटी ऑफ द प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स फॉर देयर वेराइटीज, ये अलाउ करता है जैसे जितने भी प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड वेराइटीज ऑफ डिफरेंट, जैसे ट्रीज और वाइन्स का जो एक प्रोटेक्शन राइट है वो 18 साल के लिए है, दूसरी फसलों के लिए 15 साल तक, यानी कि 15 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सीड एक्ट 1966। 15 साल तक अगर आपके पास में जैसे राइट है, उसका एक्सक्लूसिव राइट है या आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो 15 ईयर्स तक के लिए वैलिड होगा यहाँ पर। तो फार्मर्स कैन रजिस्टर वेराइटीज, फार्मर्स कैन रजिस्टर वेराइटीज एज फार्मर वेराइटीज एंड हैव द राइट टू सेव, यूज, सो, रीसॉ, एक्सचेंज, शेयर और सेल द सीड ऑफ अ वेराइटी। यानी कि किसान अगर लगातार इनके राइट्स लेना शुरू कर दें, इनके अधिकार लेना शुरू कर दें, ठीक है, आईपीआर लेना शुरू कर दें, ये जो इस तरीके के जो हमने देखे यहाँ पे पीबीआर, आईपीआर, एक्सक्लूसिव राइट्स, इनको लेना अगर शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली उनका जो प्रोडक्शन है, उनकी जो एक तरीके से मोनोपोली है वो बहुत अच्छे से इंप्रोवाइज हो सकती है। कमर्शियल पर्पस, द फार्मर्स कांट ब्रीड एंड ट्रेड इन वेराइटीज प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट फॉर द कमर्शियल पर्पस, यानी कि वो उसे ब्रीड कमर्शियल पर्पस के हिसाब से नहीं कर सकता। हाँ, प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे ब्रीडिंग अगर आप कहेंगे कमर्शियल पर्पस के हिसाब से ब्रीडिंग की जाए तो फार्मर उसे कमर्शियल पर्पस के हिसाब से ब्रीड या ट्रेड नहीं कर पाएगा। जेनेटिक फंड, फार्मर हु इज एंगेज्ड इन द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ लैंड रेसेस एंड वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लांट एंड देयर इंप्रूवमेंट थ्रू सिलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन शैल बी एंटाइटल्ड जेनेटिक फंड। ठीक है, कि लगातार जेनेटिक फंड जो है उनको ओपन करना ताकि जो कंजर्वेशन है इस तरीके की प्रजातियों का, ऐसी वेराइटीज का, तो जो उनको और ज्यादा क्या किया जा सके, इंप्रोवाइज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, और पेटेंट लेना या आईपीआर जितनी भी है ये पेटेंट राइट्स हैं, तो डिवाइसेस ऑफ अ पेटेंट डील्स विद द आईपीआर ओवर डिवाइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, बिल्कुल समझते हैं हम इसको कि पेटेंट का मतलब ही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मान लिया गया। अ पेटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय द स्टेट, national government to an investor or their
असाइनी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एन इन्वेंशन। अगर आपने कोई भी किसी तरीके का इन्वेंशन किया है तो वो अगर पब्लिक डिस्क्लोजर में जाएगा तो उससे पहले आपकी परमिशन वहां पर अनिवार्य रूप से मांगी जाएगी, अगर आपके पास में उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो। पीपीवीएफआर एक्ट 2001 के तहत क्या बोला गया, आईपीआर टू प्लांट ब्रीडर्स हु हैव ब्रेड एंड डेवलप्ड प्लांट वेराइटी। आप ब्रीड और डेवलप उनको कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कर सकता है वहां पे। राइट्स टू फार्मर्स, ब्रीडर्स एंड रिसर्चर्स बिसाइड गिविंग प्रोटेक्शन टू वेराइटीज ऑफ ऑल क्रॉप स्पीशीज विच आर नोटिफाइड अंडर द एक्ट। ठीक है, ओपन सोर्स सीडिंग इसके बारे में ये कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें जैसे क्रॉप मैनेजमेंट, रोल ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, लगातार जो ड्रोन का जो एक रोटेशन है वो लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखें हैं तो जो हमारा एक तरीके से ड्रोन पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को या एग्रीकल्चर को, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर माना गया है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स लिवलीहुड ऑफ 8% ऑफ फैमिलीज एंड इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी टू 1.3 बिलियन ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि 8% परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने का काम करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। और उसके साथ साथ में 1.3 बिलियन यानी कि 130 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी यहां पर दी जा रही है एग्रीकल्चर के माध्यम से। इंडियन एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, ऑल्सो अ की कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल फूड चेन सप्लाई। तो हम अगर भारत की बात करें तो भारत के हमारे घरेलू मार्केट के साथ साथ, घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार के लिए भी हमारा एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़ा एक सेगमेंट यहाँ पर बनता है। चैलेंजेस हमारे यहाँ पर क्या क्या निकलते आते हैं, दैट इज फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस आर कंपाउंडेड बाय द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज और शार्प इन्फ्लेशन। ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं कि महंगाई का लगातार बढ़ना, मौसम का बदलना, ठीक है, उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी जो खाद्य सुरक्षा है वो एक बड़ा चैलेंज है। न्यूट्रिशनल पोषण जो एक सुरक्षा है वो एक बड़ा एक दिक्कत है। सेल्फ सफिशिएंसी जो आत्मनिर्भरता है उसमें कई ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पर्यावरण जो एक तरीके से समस्याएं हैं वो एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ये एक दिक्कतें सबसे ज्यादा सामने आती हैं जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहां पर। अब इसमें द फार्म सेक्टर फेसेस, फार्म सेक्टर में फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, कि लैंड होल्डिंग्स सबके पास ऐसा नहीं है कि जनरल जो फार्मर है उसके पास उसकी खुद की जमीन हो या नहीं हो सकता है वो एक तरीके से टेनेंट फार्मर हो, उसने जमीन जो है वो किराए पर ली हुई हो, ठीक है, वो उस पर काम कर रहा हो। इनसफिशिएंट यूजेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, जितने इनपुट्स हैं उनका इस तरीके से कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर यूज नहीं किया जा रहा है, सफिशिएंट यूज उनका नहीं है। पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, किसानों को लोन मिलना या जितना डिमांडेड है वहां पर उतना अवेलेबल ना होना, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। लैक ऑफ मार्केट एक्सेस, लगातार गांवों का और शहरों का एक दूसरे से दूर होना, या जो किसान है वो अपनी फसल को शहरों तक कैसे लेकर जाए वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने निकल कर आती है। पुअर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में हार्वेस्टिंग के बाद इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है कि हार्वेस्टिंग के बाद में उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में बेचा जाए, कैसे वहां तक उससे सप्लाई किया जाए, क्या प्रोसेस होगा, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो व्हाट रोल डू ड्रोन्स प्ले इन एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, ड्रोन्स यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। द टर्म ड्रोन समटाइम्स रेफर्ड एज टू एज अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी इनको जनरली बोला जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, टू एनी एरियल व्हीकल that receives remote commands from a pilot or relies on software for autonomous flight। हम सब बिल्कुल बहुत आसानी से ड्रोन समझते हैं कि ड्रोन किस तरीके से काम करता है। एक आदमी ने इंस्ट्रक्शन दी है नीचे से ही, उसी के आधार पे ड्रोन जो है वो चल रहा है, दैट इज द प्रोसेस यहाँ पर बोला जा रहा है। मेनी ड्रोन्स डिस्प्ले फीचर्स लाइक कैमरास फॉर कलेक्टिंग विजुअल डेटा, प्रोपेलर्स फॉर स्टेबलाइजिंग देयर फ्लाइट पैटर्न, प्रोपेलर का यूज होना, कैमरास का यूज होना ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो सके, फ्लाइट पैटर्न पता लग सके, उसके लिए प्रोपेलर्स वगैरह को यूज किया जाना। तो लगातार जो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसमें लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, लगातार एडवांसमेंट्स वहां पर हो रहे हैं। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए भी ड्रोन्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल दिए गए हैं। कुछ एप्लीकेशंस इनकी जैसे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इनको, पेस्टिसाइड्स
और न्यूट्रिशन एप्लीकेशन, न्यूट्रिएंट्स एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड्स को फेंकने में इनका काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है ड्रोन्स का। मैपिंग वाटर स्प्रेड एरिया, जो जहां जहां पर जो जली क्षेत्र है, जहां पर एक तरीके से अच्छे तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सकता है, उनकी मैपिंग करना, उनको एक तरीके से मार्क करना कि कहां कहां हम ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। सैंपलिंग वाटर सैंपल लेने के लिए कि किस जगह का पानी जो है वो फसलों के लिए अच्छा माना जाए, किस जगह का पानी और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। ठीक। माइक्रोफाइट इन्फेस्टेशन, ठीक है, अगर किसी जगह अगर माइक्रोफाइट इन्वेस्टेशन है तो उनको भी मैप करने के लिए इसका यूज हम कर रहे हैं। आजकल ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बन चुका है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो इसमें एक तरीके से हमारी कॉस्ट लगती है वो थोड़ी सी ड्रोन वगैरह को लेकर ज्यादा लगती है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि हम अगर ड्रोन्स का फिर भी यूटिलाइज कर रहे हैं तो वी कुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय 20% एंड मिटिगेट हेल्थ हैजार्ड ऑफ मैनुअल वर्क। ठीक है, यानी कि जो अगर हम ड्रोन्स का इस्तेमाल अगर करने लग गए तो वहां पर उसकी वजह से हमारा जो 20% तक एक तरीके से जो कॉस्ट है उसको हम सेव कर सकते हैं। टू प्रमोटिंग प्रिसिजन एग्रीकल्चर देयर बाय ऑप्टिमाइजिंग इनपुट यूज, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, ठीक है, ड्रोन्स इनेबल डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन होगा तो हमारे पास में एविडेंस भी अवेलेबल होंगे, उसी के आधार पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के बढ़ने से ऑटोमेटिकली इसका यूज अगर वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को लोगों तक पहुंचाने में, पानी वगैरह के बारे में या फसलों के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी देने में हम इसका यूज ले सकते हैं। जैसे कि विद ड्रोन्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक पर ड्रॉप मोर क्रॉप विल इंप्रूव एंड वाटर यूज इनएफिशिएंसी इन इरिगेशन विल डिक्लाइन। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप विल इंप्रूव एंड वाटर यूज एफिशिएंसी इन इरिगेशन विल डिक्लाइन। पानी की जो एक तरीके से वहां सेल्फ इनएफिशिएंसी है उसको कम किया जाएगा, कम किया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा यानी कि कम पानी में ज्यादा से ज्यादा फसलों के उत्पादन को यहां पर बढ़ाने की बात है। उसके अलावा जैसे जीपीएस को बढ़ावा देना, इनके जरिए ग्लोबल अर्थ सैटेलाइट इमेजेस वगैरह वहां से पता लगा के लेकर आना। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च को यहां पर बढ़ावा देना। ठीक, और इनकी जो प्राइसिंग्स है, जैसे सिंस ड्रोन्स कैन कैप्चर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल प्रोक्योर फ्रॉम फार्मर्स एट बेटर प्राइसेस। यानी कि अगर जितना भी जो लिंकेज है अगर वो डायरेक्ट अगर हो जाता है ड्रोन्स के जरिए या गवर्नमेंट और जो फूड प्रोड्यूसर्स उनके बीच में, तो आराम से उनको एक बेटर प्राइसेस पर वो आराम से अपनी फसलों को वहां पर बेच सकते हैं। ठीक, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर जो एसओपीज लेती है वो इसी तरीके से, जैसे जो जितने भी एसओपी बनाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जितने भी बने हुए हैं उनको सरकार रेगुलेट करती है। यहाँ पर सरकार ने बोला हुआ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री प्रोवाइड ग्रांट ऑफ 10 लाख टू एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फॉर परचेज ऑफ ड्रोन्स। अगर कोई एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो है वो ड्रोन्स वगैरह का परचेज अगर कर रहे हैं, कोई कंपनी अगर आप बना रहे हैं, तो 10 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से ग्रांट दिया जाएगा। किसान ड्रोन्स, ये एक बहुत बड़ा नाम बजट में लिया गया था, किसान ड्रोन्स, इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बोला हुआ है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स पीएलआई स्कीम को इसमें इंट्रोड्यूस करना, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक, उसके अलावा एआई का यूज करना। ठीक, एआई इसमें बढ़ाना, 10,000 से ज्यादा ड्रोन्स का एग्रीकल्चर कैटेगरी में यूज करना। ठीक, उसके अलावा एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी हायरिंग सेंटर उनको इम्प्रोवाइज करना। ठीक है, कि वो जो है एक तरीके से लोन वगैरह देने के लिए या किसानों को कम से कम दामों पर अच्छी चीज, अच्छी फसल, अच्छा दाना, अच्छा बीज उपलब्ध करा सके। ठीक, तो ये इस तरीके के प्रोसीजर्स हैं जो गवर्नमेंट जनरली इनको यूटिलाइज कर कर अभी चल रही है। ठीक, यूरिया, डीएपी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनको थोड़ा सा एक तरीके से इनका यूज जो है वो बहुत एक समझ के करना कि कहीं बहुत ज्यादा इनका यूज बढ़ा ना जाए और बहुत ज्यादा इनका यूज कम भी ना हो जाए। जब हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, तो नेचुरल फार्मिंग में हम जनरली क्या करते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करते हैं। डीएपी वगैरह, डाई अमोनियम फॉस्फेट वगैरह हो गए, इनको थोड़ा सा कम करने की यूज करते हैं, और बाकी की जो चीजें नेचुरल कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाने की ऊपर बात करते हैं। अंडर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिसाइडेड or on an annual basis is provided to each grade of subsidized phosphatic and potassic P&K fertilizers except for urea based on the nutrient content present in them। यूरिया के अलावा
जितने भी फॉस्फेटिक और पोटेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उनका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, उनके प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। एनबीएस स्कीम, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, इसको बढ़ावा देना 2010 की स्कीम है। डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम अप्लाइंग टू मच यूरिया, डीएपी एंड एमओपी, इनको एक तरीके से क्या है कि जो आपका डीएपी है और यूरिया है इसका थोड़ा कम प्रयोग किया जाए, उसको उस कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम इसको शुरू किया गया। By moving away from product specified subsidy to one where government fixed per kg NBS rate for each nutrient, is it was expected to promote the balanced fertilization। बिल्कुल इनकी रेट्स वगैरह डिसाइड करना, ठीक है। नीम कोटिंग ऑफ यूरिया, इसको गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट कर रही है। द गवर्नमेंट मेड कोटिंग ऑफ यूरिया विद नीम ऑयल कंपलसरी फ्रॉम 2015-16 टू चेक इलीगल डाइवर्जन ऑफ हेवीली सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कि कहीं उसका जो इस्तेमाल है वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए तो नहीं हो रहा, यूरिया आप नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए तो नहीं कर रहे, तो उसको भी रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है यहाँ पर नीम कोटिंग इसके अंदर शुरू की, ताकि वो सिर्फ जो है पता लग जाए इलीगल डाइवर्जन तो नहीं हो रहा, उसका पता लग जाए और उसे खेती में यूज में लिया जाए, बाकी और दूसरे पर्पसेस में यूज ना किया जाए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ डीएपी को कम करना, प्रमोशन ऑफ एसएसपी के प्रमोशन को बढ़ावा देना, ठीक है, इनको बढ़ावा देना, और जो आपका डीएपी है डीएपी को जनरली कम यूज करना, ठीक। एसएसपी एक्सेप्टेंस कैन रेज द परमिटिंग सेल ओनली इन ग्रेन्युलर एंड नॉट इन द पाउडर्ड फॉर्म एज एसएसपी पाउडर इज प्रोन टू एडल्ट्रेशन विद द जिप्सम और क्ले, यानी कि मिट्टी के लिए ठीक नहीं होते, तो इसलिए इनको जो है ग्रेन्युलर फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाए, पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। तो ये डीएपी वगैरह इनका यूज यहां पर करना, ये एक बड़ा कंसर्न निकल के आया। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसमें हमारे सामने इश्यूज क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हैज अगेन क्लियर्ड द प्रपोजल फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड जिसको बोला जाता है। जीएम मस्टर्ड का एक तरीके से प्रपोजल को लेकर काफी ज्यादा इस पे बात है कि क्या केस है, समझते हैं। अ क्रॉप विच हैज हाई जीन हैज अ जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू इट फ्रॉम अनदर स्पीसीज टू गिव सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, हर्बिसाइड टॉलरेंट एटसेट्रा, यानी कि जो नेचुरल जीन है उसकी जगह पर यहां पर आर्टिफिशियल जीन का प्रयोग करके, कोई दूसरी प्रजाति का जीन का उसका प्रयोग करके किसी एक फसल को उसके साथ ब्रीडिंग कराना, उसको प्रमोट करना, इसको जीएम मस्टर्ड बोला गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बोला गया है, ताकि इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड अभी सबसे ज्यादा है। इसे व्हाइट और येलो मस्टर्ड, सिनापिस एल्बा ये इसका नाम है, ठीक है, मेडिटेरेनियन इसका ओरिजिन माना जाता है। फैमिली ब्रासिकेसियस इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। ब्राउन और इंडियन मस्टर्ड हिमालयन रीजन में जनरली हमको देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है इसका दैट इज इन राजस्थान, ठीक। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसका 30 to 40% ये हमारे पास में किससे निकल कर आता है, मस्टर्ड से निकल कर आता है। अ स्लाइटली स्मॉलर proportion of protein and strong enzyme called माइरोसिन, ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन का परसेंटेज कम और माइरोसिन एक एंजाइम, इसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर होता है। जिन जिन और दूसरे राज्य जैसे कि गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, एमपी, यहाँ पर भी इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा है। राजस्थान इज ऑन फर्स्ट रैंक। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इन्होंने ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत बनाई गई। जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रिकम्बनेंट्स, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको देखने के लिए, उनको एक तरीके से उनके ऊपर काम देखने के लिए, उनको एक एग्जीक्यूट करने के लिए इस कमेटी को यहाँ पर बनाया गया। द मिनिस्ट्री सजेस्टेड GEAC टू होल्ड मोर स्टडीज ऑन द GM ग्रुप, उन्होंने कहा कि आपको इस पर स्टडीज करने की जरूरत है, जिसमें धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 फॉर सीड प्रोडक्शन, कंडक्ट फॉर फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन, कि लगातार इनका डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ाया जाए, देखा जाए कि कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जीएम फूड क्रॉप किस तरीके से बढ़ रहे हैं, इनका कमर्शियल यूज किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। बायो कॉटन, दिस इज द फर्स्ट क्रॉप दैट हैज ओवरकम रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल हर्डल्स टू बी अलाउड फॉर रिलीज, ठीक है। BT कॉटन्स। GM mustard, why the need for GM mustard? Difficulty in hybridization.
हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ, क्या जरूरत है? हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग टू जेनेटिकली, बिल्कुल समझ में आ गया कि दो अलग अलग जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट वेराइटीज को एक साथ लेकर आना, उनका एक ब्रीडिंग करवाना। कैन इवन फॉर्म द सेम स्पीशीज, द फर्स्ट जनरेशन F1 offspring from such crosses tend to higher yield than the parent। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सिंपल इज दैट, कि प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। जब कभी भी आप ब्रीडिंग की बात करेंगे, ब्रीडिंग होगा तो वहां पर प्रोडक्शन को इंप्रोवाइज करने के लिए ये किया जाता है, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ठीक। उसके अलावा राइजिंग एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल, जो लगातार हमारा एडिबल ऑयल है उसका इंपोर्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए भी हमें ये प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। प्रोड्यूस कैसे होगा? जे मस्टर्ड इज डेवलप बाय द CGMCP, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन। इससे क्रॉप प्लांट्स का जेनेटिक मैनिपुलेशन, इससे जीएम मस्टर्ड बनता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। द साइंटिस्ट हैव डिप्लॉयड द बार्नीज बास्टर्ड GM टेक्नोलॉजी, बार्नीज बास्टर्ड GM टेक्नोलॉजी टू डेवलप DMH11 containing 2 alien genes isolated from a soil bacterium called Bacillus amyloliquefacines, ठीक है। इनके जरिए इनको इनके जीन्स को आपस में एक साथ मिलाकर ये GM मस्टर्ड का प्रोडक्शन किया जाता है। द बार्नीज जीन कोड फॉर अ प्रोटीन दैट impairs pollen production and renders the plant into which it is incorporated male sterile, अल्टीमेटली मेल स्टेराइल फीमेल स्टेराइल को प्रमोट करके पोलनाइजेशन, पोलन प्रोडक्शन करके इंपेयर पोलन प्रोडक्शन से इनसे इनको बढ़ाया जा सकता। द प्लांट इज देन क्रोज्ड विद अ फर्टाइल पेरेंटल लाइन कंटेनिंग द बास्टर जीन दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ द बार्नीज जीन, ठीक है। बार्नीज जीन के एक्शन को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। और जो बास्टर जीन है, दो तरीके के जीन हो गए, बास्टर जीन और बार्नीज जीन, दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर एक नई स्पीशीज को यहां पर जन्म देने का काम करेंगे, जिसको हम GM मस्टर्ड सिंपल एक वे में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर बढ़ाने के लिए कही गई है। GM मस्टर्ड जितना ज्यादा, देखिए जैसे पोलन फ्री पेरेंट फीमेल और पोलन प्रोड्यूसिंग पेरेंट मेल, पोलन फ्री, ये पोलन नहीं करते, ये पोलन नहीं होता, इनमें पोलन नहीं होगा, इनका स्टिग्मा और स्टेराइल अंदर, यहां पर पोलन नहीं होगा लेकिन यहां पर पोलन होगा। तो इन दोनों से जो आपने ब्रीड बनाया उसको आपने F1 हाइब्रिड बोल दिया, ठीक। ये पोलन हुआ, ये टैपेटम निक्स का निकला और ये इसका टैपेटम, इन दोनों से जो बना वो एक तरीके का हाइब्रिड, हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट ये बोल दिया। इस तरीके की चीजों को यहाँ पर बढ़ावा देना। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड एंड रेपसीड एंड मस्टर्ड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 28.6% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन। जितना ऑयल सीड प्रोडक्शन हो रहा है उसका 28.6% प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा किया जाता है। तिलहन 28.6% इंडिया द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है और चौथा सबसे बड़ा इसका कंट्रीब्यूटर माना जाता है इंडिया, ठीक। बहुत अलग अलग तरीके की इसमें प्रोज और कॉन्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके से इसमें इसके जो सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलू, यील्डिंग, ठीक है, नए ट्रेड्स बनना, इंडिजीनियस हमारा खुद का बन जाएगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ट्रांसफर टू ह्यूमन। सो फार देयर इज नो एविडेंस suggesting that the trans genes could transfer to humans or animal through the consumption of GE food, ठीक है। इनको मतलब आगे रिसर्च इनके ऊपर कि GE फूड का यूज क्या हम मानव प्रजाति के लिए भी कर सकते हैं क्या। कॉन्स क्या है, नेगेटिविटी क्या है यहाँ पर? फ्री प्राइसिंग और टेक्नोलॉजी, सेंटर फिक्सिंग, अभी तक इनके ऊपर किसी तरीके की टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए फ्री प्राइसिंग की यहाँ पर डिमांड है कि कंपनीज को टेक्नोलॉजी डिस्करेज कंपनीज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। अभी तक जब गवर्नमेंट की तरफ से इन पर एक तरीके से पूरा अधिकार सरकार के पास में, तो सरकार रॉयल्टी मांगती है किसी भी कंपनी से, GM प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट रॉयल्टी मांगती है, तो उससे उन कंपनीज को एक तरीके से वो बैकआउट करती हैं, डिस्करेजमेंट उनको मिलता है इन पर काम करने के लिए। हनी बीज, देयर इज अ कंसर्न ओवर GM मस्टर्ड थ्रेटनिंग और अंडरमाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ हनी बीज। इनसे हनी बीज का जो संख्या है वो भी ऑटोमेटिकली कम होने की संभावना यहाँ पर दर्शाई गई है। केमिकल्स का यूज इनसे बढ़ रहा है, टॉक्सिक जो हर्बिसाइड्स हैं उनका यूज इनसे बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट्स, एक अगर मान लीजिए अगर ये महंगे अगर मार्केट में बिकते हैं तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जैसे मोन्सांटो, इट इज अ ट्रोजन हॉर्स,
टू क्लियर द डोरवे फॉर पावरफुल कंपनीज लाइक मोन्सांटो। ठीक है, इन ऐसी कंपनीज का जो रोल है, वो ऐसे कॉर्पोरेट्स का जो रोल है वो लगातार बढ़ सकता है। एंटरिंग द वाइल्ड पॉपुलेशन concerns include the capability of the GE plant to escape and potentially introduce the engineered genes into wild population। ठीक है, इनको जो हमारी वाइल्ड पॉपुलेशन है या जो एक तरीके से जंगली प्रजातियां हैं, जंगली जनसंख्या है, वहां पर भी उनका यूज अगर वहां अगर ये जनरली अगर वहां यूज हो गए तो वहां इनकी वहां अगर इनकी अप्रोच चली गई तो एक तरीके से ये भी नेचर के लिए या ह्यूमन एक पूरे प्रोसेस के लिए नेगेटिव हो सकता है। ठीक, कॉटन प्रोडक्शन के साथ भी कुछ इसी तरीके के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। कॉटन प्रोडक्शन इज बेसिकली जी एर्बोरियम और जी एर्बेसियम, इसको जनरली बोला जाता है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और न्यू वर्ल्ड कॉटन, जी बार्बाडेंस जिप्शियन और जी हेटुस्म अमेरिकन। व्हाइट गोल्ड इसको बोलते हैं, बैकबोन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक, कॉन्ट्रीब्यूट 7% ऑफ जीडीपी यहां पर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, व्हाट आर द रीजंस लेस कॉटन प्रोडक्शन अगर हो रहा है इन जनरल, तो दैट इज नॉर्थ जोन, पंजाब हरियाणा राजस्थान। नॉर्थ जोन कॉटन which recorded the highest cotton yield in 2019-20 is now down by over, लगातार इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो घटता जा रहा है। तो 7% ऑफ जीडीपी कॉटन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 7% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 60 मिलियन पीपल इन इंडिया। 60 मिलियन 60 मिलियन लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट, 6 करोड़ लोगों को लगभग इसने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है भारत में। मीट्स 45% ऑफ वर्ल्ड फाइबर नीड, जो दुनिया का 45% फाइबर की डिमांड है वो कंप्लीट करता है इंडिया। और 10% ऑफ वर्ल्ड एडिबल ऑयल, ठीक है, जो 10% जो तेल की खपत है उसको ये कंप्लीट करता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम्स आर जैसे हेल्थ एंड एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, क्रॉप डिजीज, ये यहां पर प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका है? चाइना, उसके बाद फिर इंडिया। ठीक, और द यूएस इज द लीडिंग ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। सबसे ज्यादा कॉटन का एक्सपोर्टर कौन माना जाता है? लीडिंग एक्सपोर्टर, दैट इज यूएसए। गुजरात टॉप प्रोड्यूसर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और तेलंगाना तीसरे पे। कॉटन इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक, कटिबंधी और उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों के अंदर ये जनरली होता है। टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री 21 से 27 डिग्री तक ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। सॉइल जो है वो ब्लैक मीडियम टू डीप, यहाँ पर सॉइल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक मीडियम टू डीप, हैविंग गुड ड्रेनेज अवेलेबिलिटी। कॉटन डज नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग कंडीशन। वाटर लॉगिंग कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर सकता, खराब हो जाएगा। अगर वाटर लॉग हो गया, पानी जमा हो गया, तो ये खराब हो सकता है, कपास की फसल यहाँ पर खराब हो सकती है। पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, जिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स। जिनिंग प्रोसेस, ये जनरली बोला जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कॉटन फाइबर से या उनके जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनसे कॉटन फाइबर को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? दैट इज जिनिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बड़ी एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है हमारे सामने कि हम लगातार कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं बढ़ा पा रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लो कॉटन प्रोडक्टिविटी? इम्पैक्ट इसका क्या क्या आ सकता है? डिमांड एंड सप्लाई जो है हमारी, वो यहाँ से कम हो सकती है। डिमांड एंड सप्लाई जनरली कम देखने को मिल रही है, वो प्रॉब्लम है। इम्बैलेंस डिमांड सप्लाई के अंदर आ रहा है। इंपोर्ट का लगातार बढ़ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। और एक्सपोर्ट का घटना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम ले सकते हैं? एचडीपीएस दैट इज हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी में इसके प्लांट का प्रोडक्शन किया जाए, प्लांटिंग की जाए, तो वो इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। डिबलिंग का मतलब, और फार्मर्स प्रैक्टिस डिबलिंग बेस्ड सोइंग by bushy type long duration hybrid cotton seed at a large spacing accommodating fewer plant per acre। ठीक है, ज्यादा एरिया के अंदर, पर एकड़ मतलब 1 एकड़ के अंदर, ठीक है, accommodating fewer plants, ज्यादा से ज्यादा एक लार्ज स्पेसिंग उनके बीच में अगर दी जाए, ठीक है, तो उसको डिबलिंग, तो उनको काटने में, उनको सोनिंग में, ठीक, वो आसानी हो सकती है। प्रैक्टिस डिबिंग बेस्ड सोइंग ऑफ बुशी टाइप, जो जनरली जैसे जो एक तरीके से गुच्छा बना हुआ है, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड कॉटन सीड्स, लार्ज स्पेसिंग, इनको एक तरीके से सॉनिंग करने के लिए डिबिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड कॉटन का यूज करना, जो नए तरीके के कॉटन्स हैं, हाइब्रिड कॉटन्स हैं, अलग अलग प्रजातियों के मिलने से बने हुए कॉटन्स हैं,
उनका प्रयोग करना, ये यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ सकता है। पॉलिसीज यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो बनाई हुई है, दीज आर, अगर इन पॉलिसीज को देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का होना, ट्रांसफर ऑफ सीट्स का होना, प्राइस कंट्रोल होना, वही वाली सारी चीज के इनको आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, पॉलिसीज किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना, ट्रांसफर ऑफ सीट्स, प्राइस कंट्रोल, एक्सचेंज ऑफ प्री ब्रीडिंग जर्म प्लाज्म अंडर मटीरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट MTA, and access and benefit sharing ABS mechanism for cross border material transfer must be prioritized। ज्यादा ऐसे प्लांट को, ऐसे सीड्स को प्रायोरिटी देना, महत्व देना, जिनका प्रोडक्शन अच्छा खासा है, जिनकी ब्रीडिंग अच्छी खासी है, उनको यहाँ पर बढ़ावा देना, ये यहाँ पर जनरली बोला हुआ है। ठीक है, दैट्स इट। आज हम यहीं तक की बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी MSP या फार्म सब्सिडीज से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलरली इश्यूज होते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बार आप इसको यहाँ तक रिवाइज करिएगा, ठीक है, देखिएगा, इससे रिलेटेड चीजें समझिएगा। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।